नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। उसमें महत्वपूर्ण अध्याय आपका एक पार्ट है सीडीपी, ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो यहां पर आपको 30 प्रश्न रहेंगे, चाहे आप 1 से 5 का शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप 6 से 8 का शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं। तो सीडीपी में आप 30 में यदि 20 से में 25 अंक लाना चाहते हैं तो आपके लिए मूल मंत्र है कि आप देखिए यहाँ पर जो है बाजारों किताब नहीं खरीदेंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप जो है यहाँ पर विभिन्न राज्यों का प्रैक्टिस सेट बना लीजिएगा, ठीक है? विभिन्न राज्यों में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में बाल विकास से प्रश्न पूछे गए हैं, उसको आप यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है? यदि आपको मिल जाता तो अच्छा बात है, नहीं मिल पा रहा है तो हम यहाँ पर आपको सारे राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नों का समावेश कर रहे हैं और आपको इसमें डेली तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है? तो आपको चाहे वो सीडीपी हो, चाहे आपको हिंदी हो या इंग्लिश हो या सामाजिक विज्ञान या भाषा, कोई भी चीज़ हो, तो इसी तरह से आपको प्रश्नों का प्रीवियस ईयर सारा कुछ करवा रहे हैं। और साथ में देखिए जो जैक की किताब है ना जेसीईआरटी का, वहाँ से आपको हिंदी का पूरा ग्रामर, वहाँ पर आपको सामाजिक विज्ञान का टोटल नोट्स और विज्ञान को और गणित को टोटल कवर अप देखिए इस तरह से करवाया हुआ है ना कि आप एक बार जब जुड़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न क्या पढ़ा जाए। नहीं तो देखिए आप किताब बाजारू ले लीजिएगा, आपके दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपको क्लास, साथ में क्लास भी आपको हम दे रहे हैं, और नहीं तो आप रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ से ले लीजिए। टॉपिक वाइज आपका सारा रिकॉर्डेड वीडियो बना हुआ रहेगा। और अभी तो आपको क्लासेस ज्वाइन करवा देंगे। सिर्फ और सिर्फ देखिए 100 विद्यार्थियों के लिए ऑफर है 500 रुपये में। तो अभी आप जुड़ते हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपये में सारी क्लास, सारे सब्जेक्ट का नोट्स और सारे क्लासेज का वीडियो, साथ में बात करने की सुविधा, सब कुछ आपको यहाँ पर समझिए तो 500 रुपये फ्री में दिया जा रहा है। तो आप इतने अगर पैसा खर्च करके यहाँ पर जेटेट में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ आकलन में भी हूबहू नोट्स हमारे भिड़े हुए थे। आकलन में आपको बता दें हूबहू हाथ का लिखा हुआ नोट्स किसी भी प्रैक्टिस सेट में नहीं भिड़ा था। तो आप सभी अभी के अभी जुड़ जाइए। वीडियो में देखिए हम यहाँ पर आपके लिए सीडीपी का क्लास 7 लेकर के आए हुए हैं, ठीक है? इसके पहले यदि आपने क्लास 1 to 6 यानी 1 से लेकर 6 तक का नहीं देखा है तो आप अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ 1 से 6 तक के प्रश्नों में से लगभग 11 प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि इस कदर उसमें सेट किया गया है जो आपको आएगा ही आएगा प्रश्न ना। तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा, और अगर आप यहाँ से नहीं देख पाए हैं तो आप यहाँ से सारा नोट्स और पीडीएफ अवश्य ले लीजिएगा। इसमें हम मिक्स प्रश्न लेकर के आए हुए हैं जो आपको विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए हैं। उसका मेंशन भी यहाँ पर करेंगे कि किस राज्य में आया हुआ है, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा। और सीडीपी में यदि आप 30 में 25 या 26 लाना चाहते हैं तो यहाँ से सारी क्लासेज को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट को है जो यहाँ पर जेसीईआरटी कंडक्ट कर रही है। जैक की किताब से नोट्स बना दिया गया है और उसके साथ ही विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षाओं का संपूर्ण अभ्यास करवाया जा रहा है। जी हाँ, जुड़ करके आप देखते हैं तो इसी पर आधारित प्रश्न रहेंगे, ठीक है? चलिए, प्रश्न है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, ये प्रश्न आपको देखिए यहाँ पर पूछा कब गया है बता देते हैं आपको। ये यूपी टेट में पूछा गया है 2 बार, और यू टेट में पूछा गया है 1 बार, और सीजी टेट में पूछा गया है 1 बार, ठीक है? तो सभी राज्यों में आ रहा है, हो सके आपके परीक्षा में आ जाए। तो विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में कौन सा तरीका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, पहला है सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों का भिन्न वातावरण, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि विद्यालय के बच्चों का अच्छे मानसिक स्वास्थ्य रखने में कौन सी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर शैक्षिक और सहशैक्षिक क्रियाओं का तो प्रावधान है ही, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी यहाँ पर मिली है, रुचियों का भिन्न भिन्नता वातावरण होता ही है, लेकिन यहाँ पर एक जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आ रहा है वो है, देखिए, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण। ठीक है, तो बच्चे का अच्छा मानसिक स्वास्थ्य तभी रह पाएगा जब उसमें टीचर्स की भूमिका और विद्यालय का वातावरण अच्छा रहेगा। जब अध्यापक अच्छे रहेंगे, अध्यापक की भूमिका बच्चों के प्रति अच्छे रहेगी और विद्यालय का माहौल अच्छा रहेगा, तो क्या होगा आपको पता है? तो यहाँ पर बच्चे जो है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के निकलेंगे। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण है बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिगत निर्धारक तत्व होता है जो मानव जाति की विविधता को बताता है?
मानव जाति में कौन से कारक होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताता है, यानी प्रत्येक मानव अपने आप में अलग होता है, हर मानव। आखिर वो कौन सा कारण है जिसके कारण उसका अलग होता है? पर्यावरण का अंतर, आनुवंशिकता का अंतर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का अंतर, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बालक, प्रत्येक सज्जन एक दूसरे से अलग व्यक्तिगत प्रदर्शन करते हैं। इसका कारण आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया होती है। इसका कारण क्या होता है? आनुवंशिकता भी होता है और पर्यावरण की अंतःक्रिया भी होती है। आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया, यही वो क्रिया है जिसके कारण बच्चे जो है अलग अलग होते हैं, विविध प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ये यूपी टेट में तो आया ही है, सीजी टेट में भी एक बार आया है, बंगाल टेट में एक बार आया है, और आपको यहाँ पर जो है कि आपका ये पंजाब टेट में भी एक बार आया हुआ है। तो सभी टेट में आए हुए हैं, वैसे ही प्रश्नों का समावेश कर रहे हैं। तो आप सभी अभी कभी यहाँ से नोट्स PDF वॉच लेकर जुड़ जाइएगा, जो कि आपको बहुत ही कम कीमतों पर दिए जाते हैं। तो विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो इसका पहला है, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, और अगला है, यह सहयोग, अनुशासन एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ठीक है, देखिए जिस प्रकार के शिक्षक होंगे वैसा ही आपको सही आंसर लगेगा। ठीक है, अगर जो यहाँ पर सोचते हैं कि उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा तो उनके लिए ये सही है, लेकिन यह गलत है। खेल खेलने का और भी कारण हो सकता है, या शिक्षक के लिए काम आसान करेगा। तो जो शिक्षक बच्चे से लगाव नहीं रखते होंगे वो क्या करेंगे? छोड़ देंगे उन्हें खेलने के लिए, अब वो आराम करेंगे, तो इस शिक्षक के लिए काम आसान करेगा, इसमें वो मार देंगे, लेकिन यह गलत है। यह समय बिताने में सहायक है, ये भी है, जो शिक्षक समय बिताने वाले होंगे वो इसमें मार के आ जाएंगे कि चलो समय बीत जाएगा मेरा अच्छा से, तो समय बिताने में सहायक है, लेकिन ये साइकोलॉजी के अनुसार गलत है। तो साइकोलॉजी के अनुसार देखिए सही क्या है। देखिए खेल जो होता है ना, जो स्पोर्ट्स होते हैं, जो खेल कूद होते हैं, वो बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, क्योंकि इस खेल से उनके अंदर, बच्चों के अंदर जो है सहयोग की भावना आती है, क्योंकि खेल जो होता है टीम वर्क होता है। खेल क्या होता है? टीम वर्क होता है, एक दलीय भावना होती है, तो उसमें एक दूसरे के प्रति यहाँ पर सहयोग की भावना आती है। दूसरा, खेल में बहुत अधिक अनुशासन होता है, नियम होता है, कानून होता है, तो खेल से बच्चा अनुशासन सीख रहा होता है। ठीक है, और अगला क्या है? शारीरिक संतुलन का विकास, खेल से शरीर का विकास भी होता है। ठीक है, तो सहयोग मिलता है, अनुशासन बच्चा को सीखता है, शारीरिक संतुलन का विकास होता है। इस कारण से विद्यालय में खेल खिलाना जो है उचित माना जाता है। ठीक है, तो आप सही सही देखिए, अगर यहाँ से जितना प्रश्न आपको हम दे रहे हैं, अगर उस प्रश्न के आधार पर आप खाली देख लीजिएगा सारा वीडियो और सारा नोट्स, तो आपको देखिए सेम टू सेम प्रश्न तो बहुत कम ही भिड़ेंगे, लेकिन इसी टाइप के रहेंगे जिसको आप जज कर पाइएगा, सही कर पाइएगा जरूर। तो जरूर जुड़े, अभी के अभी जुड़िएगा देखने के बाद। अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। यदि कोई बच्चा अभिप्रेरित है तो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत क्या माना जाता है? पहला है, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी। अगर अभिप्रेरित शिक्षक है, अभिप्रेरित शिक्षण हो रहा है, तो इसका क्या महत्व होगा आपको बताना है। ठीक है, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ये भी सही हो सकता है। शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक काम, ये भी सही हो सकता है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, और एक है कक्षा में एकदम खामोशी। तो अभिप्रेरित शिक्षण में कक्षा में तो खामोशी होती ही नहीं है। शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, इसके लिए सही ऑप्शन नहीं है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति ये नहीं दर्शाता कि अभिप्रेरित शिक्षण हो रहा है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति ये हो सकता है कि बच्चे खाने के चलते भी आ रहे हो, बच्चे खेलने के चलते भी आ रहे हो, बच्चे किसी शिक्षक के लगाव के कारण आ रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो अभिप्रेरित शिक्षण, यहाँ पर टीचिंग की बात पूछा जा रहा है। देखिए टीचिंग, कि अभिप्रेरित टीचिंग क्लास के अंदर हो रहा है, तो क्या उसका पता चलेगा कि अभिप्रेरित टीचिंग हो रहा है? तो इसमें तभी पता चलेगा इसका मुंह देखने पर कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, अगर पढ़ाई हो रहा है और विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है शिक्षक से, इसका मतलब है कि वो अभिप्रेरित शिक्षण है। कौन सा शिक्षण है? अभिप्रेरित शिक्षण है। तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछा जाना, ये अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005
एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूटेट में, एचटेट में, बीटेट में, तीनों जगह आया हुआ है। ठीक है। बालकों को अंकगणित का ज्ञान देना, बालकों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बालकों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता विकसित करना, या बालकों का स्वयंगात्मक विकास करना। ठीक है। तो 2005 के अनुसार जो है यहाँ पर जो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है वो बालकों में तार्किक चिंतन और उनकी समस्या समाधान का योग्यता विकसित करना एनसीएफ 2005 का मुख्य मोटो है। ठीक है। गणित पढ़ाने का मुख्य मोटो उनको तार्किक चिंतन हो और किसी चीज का समस्या का समाधान योग्यता उसमें विकसित करना मुख्य उद्देश्य माना गया है। अगला प्रश्न है, नैदानिक परीक्षा डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? नैदानिक परीक्षा डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है बताना है। प्रश्न आए हुए हैं आपके यहाँ पर सीजी टेट में और एमपी टेट में। ठीक है, दोनों में आए हुए हैं। कमजोर क्षेत्र की पहचान करना, उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता, अकादमिक कठिनाइयों का पता करना या बालकों की कठिनाइयों का पता करना। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो यहाँ पर नैदानिक परीक्षा जो डायग्नोस्टिक टेस्ट कराया जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य है जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता करना कि अकादमिक कला जो एकेडमिक है उसमें उनको क्या कठिनाई हो रहा है उसको पता करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किसको दर्शा रहा है? यह प्रश्न यूटेट, यूपी टेट, एमपी टेट, सीजी टेट और जेटेट में पूछे हुए प्रश्न है। ठीक है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान, यह कथन है सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, गलत है। ठीक है। तो देखिए स्त्री और पुरुष की जहाँ पर बात आ जाए अगर तुलना कर रहा है तो इसका मतलब वह क्या दर्शा रहा है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। जिसकी जैसी सोच है उसके आधार पर। तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति होते हैं जो सोचते हैं कि पुरुष बलवान है, स्त्रियां कमजोर हैं, स्त्रियां बलवान है, पुरुष कमजोर है। तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह को उस व्यक्ति का दर्शा रहा है। ठीक है। चलिए अगला, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए इसका अर्थ है, बताइएगा आप सभी भी। उनके पास पर्याप्त धन होना चाहिए, उनका उच्च अधिकारियों के साथ संपर्क होना चाहिए, उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पर प्रश्न था कि एक शिक्षक जो है साधन संपन्न है, इसका मतलब क्या है? विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए, ये गलत है। प्रसिद्धि से साधन संपन्न नहीं हो सकता है। अगला है, उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। एक शिक्षक अगर साधन संपन्न है, एक शिक्षक जो है सुखी संपन्न है तो वही है जो विद्यार्थियों की समस्याओं का हल करने जानता है, क्योंकि शिक्षक का जुड़ाव जो है किससे है? विद्यार्थी से है, और विद्यार्थी की सारी कठिनाइयों को उसको समझना, उसको पहचानना मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। तो एक शिक्षक साधन संपन्न है, इसका मतलब है कि उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान उनके पास है। ठीक है। अगला था, उनका उच्च अधिकारियों के साथ संपर्क होना चाहिए। यहाँ शिक्षा में शिक्षक को उच्च अधिकारी से संपर्क होना कोई मायने नहीं रखता है, ये अलग बात हो गया। उनके पास पर्याप्त धन होना चाहिए, पर्याप्त धन से शिक्षा को नहीं बटोरा जा सकता है और शिक्षा को नहीं आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक शिक्षक के सेंस में धन होना ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। तो सही आंसर क्या हो गया? सही आंसर सी हो गया कि शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के प्रति लगाव होना चाहिए और उनकी समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियां से अधिक बुद्धिमान होते हैं। देखिए जहां पर कंपैरिजन लड़का लड़की का हो गया, जहां पर कंपैरिजन लड़का लड़की का हो गया, वो क्या दर्शाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह। और ये सब जो है लड़के तेज हैं, लड़कियां कमजोर हैं, लड़कियां तेज हैं, लड़के कमजोर हैं, इसका लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है कि ये तेज हो गए ये बेहतर होंगे। ठीक है। तो इसमें स्पष्ट रूप से लिंग पर आप जाइएगा, यानी बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध होता ही नहीं है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। और ये प्रश्न आपको जो है 4 राज्यों में पूछे गए, 4 राज्यों में
यूपी, एमपी, सीजी और यूटेट में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, तो सारे टेट जो प्रश्न आए हुए हैं उनको आप यहाँ पर कवर अप करते चलिएगा, सारे क्लासेज आपको बताते चलेंगे और सारी इंपॉर्टेंट क्लास को भी आपको यहाँ पर दे देंगे हम। ठीक है, तो सारा चीज़ को यहाँ से लेकर के एक बार और पढ़ लीजिएगा। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, क्यों? सही बात है, विकास की दर में, विकास के क्रम में, विकास की सामान्य अवस्था या कुछ नहीं। तो प्रत्येक विद्यार्थी जो है, व्यक्तिगत विद्यार्थी जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यहाँ जो ऑप्शन है उसके अनुसार विकास की दर में, विकास की दर में सभी विद्यार्थियों का विकास दर जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है, विकास दर जो होता है वो अलग अलग होता है, तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसके बाद हम क्लास 8 लेकर के आएंगे, आप उसमें भी जुड़िएगा। आपकी डेली क्लासेज यहाँ पर चल रही है, एक सुबह की क्लासेस 5:30 से 6:30, शाम की क्लासेस 6:30 से 7:30 और उसके बाद एक क्लासेस 7:30 से 8:30। तो ये क्लासेज जो आपको जा रही है 7:30 से 8:30 शाम को जा रही है, आप सभी इसमें अवश्य डेली जुड़िएगा। धन्यवाद।